आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ है, मस्त है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का पावर फंक्शन क्या है और स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में किन किन मायनों में सिमिलर है और किन किन मायनों में भिन्न है, ये सब देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताया गया है कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसका बोलने का मतलब ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर क्रिएट करने में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब अलग अपना हर एक स्टेट का अपना अपना स्ट्रेंथ हो सकता है। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट में लोकसभा में क्या है बता दिया है कि 552 स्ट्रेंथ होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है। लेकिन स्टेट का बात माइनर डिफरेंट है। स्टेट में कोई स्टेट में 60 स्ट्रेंथ हो सकता है, कोई स्टेट में 70 हो सकता है, किसी में 100 हो सकता है, किसी में 200 हो सकता है। डिपेंड अपॉन इट्स पॉपुलेशन, वो स्टेट का पॉपुलेशन कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेट है तो उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, अगर वो कम है तो पॉपुलेशन तो उसका स्ट्रेंथ कम होगा। मिनिमम 60 to 70 स्टेट लेजिस्लेचर रहेंगे। अब ये बताता है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट में यूनिकैमरल सिस्टम का मतलब सिंगल हाउस है, लेकिन 6 स्टेट जहाँ पर बाईकैमरल सिस्टम है। अब 6 स्टेट कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये सब के पास बाईकैमरल सिस्टम। बाईकैमरल यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस दोनों है, और यूनिकैमरल कौन सा? सिर्फ लोअर हाउस है, अपर हाउस मिसिंग है। अब यहाँ पर बताता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ फिक्स कर दिया गया है। मैक्सिमम 500 है, मिनिमम 60 है। इसका ये मतलब है कि जो भी हाउस है उसका स्ट्रेंथ 500 से बढ़ भी नहीं सकता और 60 से कम भी नहीं हो सकता, मतलब इन बिटवीन कोई भी स्ट्रेंथ हो सकता है स्टेट असेंबली का। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पौंडीचेरी, इनका जो स्ट्रेंथ है 60 से कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ही कम है, इसी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है। देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे कि राज्यसभा। ठीक है, यहाँ आर्टिकल 171 डील विद द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पर बताता है कि जो 169 आर्टिकल का तहत ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना स्टेट का, उनके पास ये पावर है कि वो कोई भी वक्त अपना मर्जी से, मतलब अपना हिसाब से लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट भी कर सकती और ख़त्म भी कर सकती। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टेट है जिसको ऐसा फील होता है कि उनको अपना डे टू डे एक्टिविटीज़ फंक्शन करने के लिए, रन करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है, तो इसलिए वो क्या करेंगे, एक रिजोल्यूशन पास करेगा विथ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, विथ मेजॉरिटी। ठीक है, देन उसको क्या करेंगे, पार्लियामेंट में पास कर देंगे, पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए भेज देंगे, और पार्लियामेंट सेम रिजोल्यूशन को सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास करेगा, तो वो स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट हो जाएगा। ये ठीक है ना, मतलब कि 2 स्टेजेस में पास होता है। पहला बात है इसको क्रिएट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करेगा, ठीक है, उसके बाद जाके जो पार्लियामेंट है उसको एक सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा। मतलब एक रिजोल्यूशन 2 स्टेज में पास होने के बाद ही एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन होता। नेक्स्ट देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल का जो कंपोजिशन है वो देखते हैं। पहले हम देखेंगे काउंसिल का क्या क्या कंपोजिशन है। ये काउंसिल क्या है? अपर हाउस, सिनोनिम्स टू राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का सिनोनिम्स है। अब यहाँ पर देखते हैं कंपोजिशन क्या है। यहाँ पर बताता है कि जो 1/3 ऑफ द मेंबर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, और लोकल बॉडी से आना चाहिए। मतलब लोकल बॉडी के जो मेंबर होंगे ना, जो म्यूनसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वहाँ से अपॉइंट करेंगे 1/3 ऑफ द मेंबर को एलेक्ट करेंगे। और 1/12 ऑफ द मेंबर कहाँ से एलेक्ट करेंगे? कोई भी ग्रेजुएट 3 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो वही अपने स्टेट में रिसाइड करता हो, मतलब दूसरे स्टेट में माइग्रेट नहीं हुए रहना, ऐसे इंसान को वहाँ से अपॉइंट करेंगे, यानी कि एलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी 1/12 कोई भी टीचर्स, वहाँ का टीचर्स जो 3 ईयर वहाँ पर सर्विस दे चुके हैं या वहाँ पर रह रहे हैं 3 ईयर से, उस लोग को अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो टीचर्स रहेंगे वो सेकेंडरी लेवल का टीचर होना चाहिए, प्राइमरी लेवल का नहीं होना चाहिए। अब वहाँ पर नेक्स्ट है कि 1/3 ऑफ द मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए वो स्टेट का। ठीक है, लेकिन वो कोई भी स्टेट का नॉमिनेट रहना। और नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्ट 1/6 ऑफ द मेंबर नॉमिनेट करेंगे गवर्नर। गवर्नर कौन से इंसान से नॉमिनेट करेंगे? जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस में। देखिए, सिमिलर टू यहाँ पर हम लोग राज्यसभा में देखिए कि 12 मेंबर को
जो प्रेसिडेंट है नॉमिनेट करता है फ्रॉम अमंग द पर्सन हु हैव स्पेशल नॉलेज इन आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ये सारे चीज़ में। तो सिमिलरली यहाँ पर जो 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो 5/6 ऑफ द टोटल मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। 5/6 हम देखें इनडायरेक्टली ये है 1/3, 1/12, 1/12, 1/3, ये सब मिलके 5/6 होता है। और जो 1/6 है, ये देखिए यहाँ पर नॉमिनेट करता है गवर्नर, किनको, जिनके पास स्पेशल नॉलेज है लिटरेचर के ऊपर, आर्ट, साइंस, कोऑपरेटिव वुमेन, सोशल सर्विस, इस सब से नॉमिनेट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या क्या क्वालिफिकेशन है? आर्टिकल 173 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द क्वालिफिकेशन। उनके पास कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला चीज सबसे फर्स्ट है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देन जब वो अपॉइंट हो जाते लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट का मेंबर, तो उनको क्या करना है, अपना जो ओथ एंड एफर्मेशन लेना है। किसके सामने? कोई भी पर्सन जिसको इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट करेगा, उनका सामने अपना ओथ लेना, यानी कि शपथ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है उनका, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस में अपॉइंट होंगे, मतलब इलेक्ट होंगे, उनका एज 30 ईयर्स से ज़्यादा होना। और जो लोअर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंट जो इलेक्ट होंगे, उनका एज 25 ईयर्स से ज़्यादा होना, ठीक है। और उनके पास अदर क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए जो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब यहाँ पर ओथ एंड अफर्मेशन जो शपथ लेते ना, वो कोई गवर्नर का सामने लेते। अगर मान लीजिए कोई भी टाइम में गवर्नर प्रेजेंट नहीं है तो कोई और पर्सन रहेगा, उसको सामने उन लोग शपथ लेंगे। अब वेकेशन, अब इन लोग अपॉइंट हो गए, हो सकता है कोई वजह से उनको अपना सीट वेकेट करना पड़े, तो कौन कौन सा टाइम रहेगा जब इन लोग अपना सीट वेकेट करेंगे? पहला चीज़ है कि डिस्क्वालिफिकेशन। अगर मान लीजिए उनका जो वो डिस्क्वालीफाइड हो गए लेटर पीरियड में एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली, तो वो अपना सीट वेकेट कर देंगे। डबल मेंबरशिप का ये माने है कि मान लीजिए एक पर्सन लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, फिर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अपना नॉमिनेशन पेपर डालता, फिर वहाँ में इलेक्ट भी हो जाता, फिर वो दोनों हाउस का अगर उस मेंबर बन के बैठा है तो उनका दोनों हाउस में सीट वेकेट हो जाएगा। अगर उसने रेजिग्नेशन दिया। और एब्सेंट ये है कि अगर 60 दिन से ज़्यादा अपना विदाउट परमिशन अपना हाउस से एब्सेंट रहा, अपना जो जब भी कोई असेंबली होगा तब एब्सेंट रहा 60 दिन से ज़्यादा, तो उनको सीट वेकेट माना जाएगा। अदर केसेस क्या है? अब अगर उनका इलेक्शन को कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देगा, कोई भी मान लीजिए उनका इलेक्शन हो गया, अब बाद में कोई इंसान क्या किया, उनका जो इलेक्शन को चैलेंज कर दिया कोर्ट में, और जब कोर्ट पूरा इन्वेस्टिगेशन से ये उनके सामने आया है कि ये जो इलेक्शन है ये वॉइड है, कुछ इसमें मिसलीड हुआ है, तो इस वक्त क्या करेगा, इसका जो इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देगा, तब ये वक्त भी अपना सीट वेकेट कर देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ है कि अगर सेम पर्सन मान लीजिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट एज ए अपॉइंट हो गए, इलेक्ट हो गए, अगर वो गवर्नर ऑफ द कोई स्टेट बन गए तो तभी वो अपना सीट छोड़ देंगे। मतलब एक पर्सन प्रेसिडेंट और असेंबली का मेंबर नहीं हो सकता। एट ए टाइम कोई एक पर्सन एक ही पोजीशन वो हेल्ड कर सकता है, इधर वो प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो सकता है। अब ड्यूरेशन बताता है कि ड्यूरेशन क्या होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली का, ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ये बताता है कि दो हाउस है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका जो ड्यूरेशन सिमिलर टू लोकसभा होगा, ठीक है। लोकसभा का ड्यूरेशन कितना है? 5 ईयर है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन भी 5 ईयर होगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का ड्यूरेशन सिमिलर है राज्यसभा में क्या है, एवरी सेकेंड ईयर 1/3 ऑफ द मेंबर क्या होगा, रिटायर हो जाते हैं, फिर उस एवरी थर्ड ईयर फिर 1/3 ऑफ द मेंबर को फिर से इलेक्ट किया जाता है। तो सिमिलर वे में लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन एज ए राज्यसभा इन केस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। अब प्रिसाइडिंग ऑफिस, मतलब कोई भी सभा बैठती है तो उनको हेड कौन करता, चेयरमैन कौन होता, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेंगे। स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और अंडर आर्टिकल 178 के तहत, और चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज पर आर्टिकल 182।
अब स्पीकर का कुछ फंक्शंस है, देखते हैं स्पीकर क्या है। स्पीकर ऑफ द असेंबली इज इलेक्टेड बाय द असेंबली इटसेल्फ फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। यहाँ पर बताता है कि जो स्पीकर है असेंबली से ही इलेक्ट किया जाता है, जो असेंबली रहेगा उनमें से कोई एक पर्सन को एज ए स्पीकर इलेक्ट किया जाएगा। अब वो अपना जो सीट है कौन कौन सा टाइम में वैकेट कर सकती, अगर वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर ना रहे, ऐसा कोई वक्त आ गया कि उनको सीज कर दिया एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एट दैट टाइम ही वैकेट हिज ऑफिस एज ए स्पीकर। वो अपना ऑफिस स्पीकर का तौर में वैकेट कर सकता। इन केस ही रिजाइन, अगर वो रिजाइन कर देता है तो ही वैकेट हिज ऑफिस, ठीक है। इफ ही रिमूव बाय रिजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ असेंबली, अगर एक रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर ऑफ असेंबली और रिजोल्यूशन, तब जाके स्पीकर अपना सीट वैकेट कर दिया जाता है, क्योंकि रिजोल्यूशन स्पीकर को निकालने के लिए पास करते। बट थिंग इज दैट ये रिजोल्यूशन पास करने से 14 डेज पहले जो स्पीकर को एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जगह पावर एंड ड्यूटीज ऑफ स्पीकर, क्या क्या पावर है। ही मेंटेन ऑर्डर एंड डिकोरम इन द असेंबली, क्या करता, वो ऑर्डर मेंटेन करता, डिकोरम मेंटेन करता, कहाँ पर, असेंबली में। फॉर कंडक्टिंग इज बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर, अपना बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए एकदम पीसफुली और इनका प्रोसीजर को रेगुलेट, वो ऑर्डर और डिकोरम मेंटेन करेगा। नेक्स्ट ही एडजॉर्न द असेंबली, मतलब कि कोई भी टाइम में वो अपना असेंबली को बुलवा सकती है। मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जनरली इन ईयर 3 टाइम असेंबली का बैठक होना है। इन बिटवीन मान लीजिए कोई भी ऐसा सिचुएशन है जब असेंबली बैठना बहुत ज़रूरी है, तो एडजॉर्न कर सकता है, बुलवा सकती है, सस्पेंड कर सकती है। मान लीजिए ड्यूरेशन ऑफ द हाउस कंप्लीट हो गया, मतलब कोई भी ऐसा वक्त कि असेंबली का सारा मीटिंग कंप्लीट हो गया, तो ये स्पीकर का ऊपर डिपेंड है कि वो अपना असेंबली को सस्पेंड कर सकती है। और ऐसा टाइम में भी सस्पेंड कर सकते हैं जो टाइम में क्वारम ना हो। मान लीजिए कोई मीटिंग बैठने के लिए 60 मेंबर का ज़रूरत है, लेकिन एट दैट टाइम वहाँ पर कुछ 20 मेंबर है, तो ये वक्त में क्या कर सकते हैं, स्पीकर सस्पेंड कर सकती है मीटिंग को, ठीक है। ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट, मान लीजिए कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या हो गया, टाई हो गया, मतलब दोनों हाउस अपना बात में अड़ गए कि इसमें ये चेंजेस आना चाहिए, वो दूसरा हाउस बोलते हैं इसमें ये चेंजेस आना चाहिए। एट दैट टाइम क्या होता है कि ये टाइम में सॉरी यहाँ पर क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग नहीं होता, तो सिंगल हाउस में टाई हो जाता। मतलब बहुत सा टाइम में क्या होता है कि ये होता है कि जो हाउस में हो, जो अगर मान लीजिए एक हाउस में 60 मेंबर है, 60 मेंबर में एक मान लीजिए लॉ पास करना है, उसमें 30 मेंबर यस में आकर और 30 मेंबर नो बोले, तो इसमें से ये स्पीकर के पास पावर है कि कौन सा तरफ आए, यस या नो। अगर मान लीजिए स्पीकर 30 जो यस का तरफ आए, तो यहाँ पर 31 मेंबर हो जाएगा, तो इनका बात माना जाएगा और वो टाइम में एग्जैक्टली वो लॉ पास हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो नो का तरफ आ गया, तो यहाँ पर नो का तरफ वेटेज ज़्यादा हो जाएगा 31, तो इस इंस्टेंट इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। एट दैट टाइम में वो स्पीकर करके कास्टिंग वोट देगा, ठीक है। देखते हैं, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट बट इन केस ही एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ टाई, इसको टाई बोलते हैं। 60 अगर मेंबर है तो 30 का डिवीजन होगा, उसको टाई बोलेंगे, ठीक है। ही कैन अलाउ ए सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, कोई भी वक्त में वो सीक्रेट सिटिंग बुला सकती है कोई भी मैटर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं पावर एंड ड्यूटी। ही डिसाइड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, ही डिसाइड वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट, मतलब ये डिसाइड स्पीकर डिसाइड करेगी कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। ये डिसीजन में इसका ये बात में इसका डिसीजन फाइनल है और उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। नेक्स्ट ही डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ असेंबली अराइजिंग आउट ऑफ द डिफिक्शन, यानी कि ये स्पीकर डिसाइड करती है डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन। ऐसा कौन सा टाइम है डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन, डिफिक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई ऐसा टाइम है दो तीन क्या है, 2-3 पार्टी है। इस वक्त क्या करते, कोई भी एक ऐसा बंदा होगा जो ये पार्टी पावर में रहेगी तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अपना हाउस चेंज कर देगा, पार्टी चेंज कर देगा। जब नेक्स्ट पार्टी कोई दूसरा वक्त में दूसरा ईयर में कोई दूसरा पार्टी पावर में आ जाएगी तो वो हाउस में चेंज हो जाएगा, वो पार्टी में चेंज हो जाएगा, इसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो ये कभी भी जो स्पीकर है डिसाइड कर सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कौन से मेंबर का, जो डिफिक्शन करता है, मतलब एक हाउस से दूसरा हाउस, एक पार्टी से दूसरा पार्टी अपने आप को चेंज करते रहता है। He appointed chairman of the committee of the assembly
एंड सुपरवाइज देयर फंक्शन। अब मान लीजिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इसमें बहुत सारा कमेटी होता है फंक्शन के लिए, बहुत सारा। ये जो कमेटी का क्या करेंगे, जो चेयरमैन होगा इसको कौन अपॉइंट करेगा, ये स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अपॉइंट करेगा। अब चेयरमैन का फंक्शन क्या है, अब चेयरमैन देखते हैं। चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर, मतलब कि जो काउंसिल का मेंबर होगा उनमें से कोई एक पर्सन को एज ए चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। चेयरमैन वैकेट हिज ऑफिस एट एनी टाइम, कभी भी वैकेट कर सकता है ए 3 केस में। इफ ही सीज टू बी मेंबर ऑफ काउंसिल, मान लीजिए कोई भी ऐसा टाइम है जो चेयरमैन को एज ए काउंसिल ऑफ मेंबर हटा दिया गया काउंसिल ऑफ मेंबर से, तो वो अपना सीट को वैकेट कर देगा। इन केस ऑफ ही रिजाइन, इफ ही इज रिमूव, अगर कब रिमूव करेगा, बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ काउंसिल, जब काउंसिल का सारे मेंबर मिलकर एक रिजोल्यूशन पास करेंगे तब, और चेयरमैन को हटाने के लिए, तब चेयरमैन अपना सीट वैकेट कर देगा। बट थिंग इज दैट कि ये रिजोल्यूशन पास करने से पहले दे मस्ट गिव 14 डे एडवांस नोटिस टू दिस चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या है, ये मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मनी बिल को, जैसे पार्लियामेंट में क्या है, मनी बिल को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करना, इन द सेम वे मनी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस में इंट्रोड्यूस करना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। एंड असेंबली इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन बाय द काउंसिल। यहाँ पर बताते हैं कि काउंसिल मान लीजिए कोई भी रिकमेंडेशन देगा, लेकिन असेंबली के ऊपर ये बॉन्ड नहीं कि असेंबली वो रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे, ये असेंबली के ऊपर डिपेंड है, वो एक्सेप्ट कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, रिजेक्ट भी कर दे। द काउंसिल में एट मोस्ट विड्रॉ द बिल फॉर 14 डेज। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए एक मनी बिल है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस हो गया, अब यहाँ से पास हो गया, आप क्या हो गया, काउंसिल के पास भेज दिया उनका कोई रिकमेंडेशन के लिए। अब काउंसिल क्या कर सकता, वो बिल को सिर्फ डिले कर सकती 14 मैक्सिमम 14 डेज तक, 14 डेज से ज़्यादा वो डिले नहीं कर सकती, क्योंकि अगर 14 डेज से ज़्यादा वो डिले कर दिया तो ये माना जाएगा कि बिल पास हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि 14 डेज के अंदर काउंसिल को कोई भी रिकमेंडेशन देना है, या तो रिकमेंडेशन देना है या जरूरत नहीं है तो नहीं दे, बट विद इन 14 डेज इसको पास करना है। अभी जब मान लीजिए रिकमेंडेशन कुछ दिया तो यह असेंबली के ऊपर बॉन्ड नहीं है कि वो रिकमेंडेशन को फॉलो करे, मे बी वो रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दे। इसका यही सिंपल टर्म है कि 14 डेज के अंदर इधर रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, 14 डेज के अंदर करना। अगर 14 डेज से ओवरड्यू हो गया तो मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, लेकिन अब ऑर्डिनरी बिल का थोड़ा डिफरेंट है। ऑर्डिनरी बिल का क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये जो बिल है विथड्रॉ कर सकता, विथहोल्ड कर सकता 3 मंथ के लिए। इसका ये मतलब है कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक बिल पास कर दे काउंसिल के पास, काउंसिल मैक्सिमम 3 महीना वो बिल को डिले कर सकती, मतलब 3 महीना के अंदर उसको या तो बिल में कोई रिकमेंडेशन भेज देना चाहिए या तो बिल को पास कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 महीने से ओवरड्यू हो गया, एट दैट टाइम भी यही माना जाएगा कि ऑर्डिनरी बिल भी पास हो गया। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउस। ठीक है, क्योंकि कुछ भी केस में अगर डेडलॉक हो गया, मनी बिल या तो जो जनरल बिल, जो ऑर्डिनरी बिल में डेडलॉक हो गया, तो जीतने वाला विनर कैंडिडेट कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्यों लेजिस्लेटिव असेंबली विनर है, क्योंकि मनी बिल के टाइम में ये 14 डेज के बाद ये मान लिया जाएगा कि मनी बिल पास हो गया, और ऑर्डिनरी बिल में ये मान लिया जाएगा कि 3 मंथ के बाद कि बिल पास हो गया एज इट इज़, जैसे इन लोग भेजे थे लेजिस्लेटिव असेंबली ने। इसीलिए विनर कैंडिडेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, सो ज्वाइंट सिटिंग डज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का क्या पावर है। स्टेट लेजिस्लेचर का वेरी इंपॉर्टेंट पावर, इट पार्टिसिपेट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते। इनके it can remove the council of minister by passing a no confidential motion। council of minister कौन है, कुछ 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मेंबर क्या करेंगे, एज ए चेयरमैन फॉर्म करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेनली एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ये जो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर है इनके पास ये पावर है कि नो कॉन्फिडेंशियल मोशन पास करे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करे।
और ये इट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय वेरियल फाइनेंशियल कमिटी। ये एग्जीक्यूटिव कौन सा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज फॉर्म करते हैं एग्जीक्यूटिव, इनको बहुत सारा फाइनेंशियल कमिटी के थ्रू इनको कंट्रोल करते हैं। इट रेटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन विच पार्टिसिपेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर। ये बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, इनको रेटिफाई करते। कैसा? जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये पार्लियामेंट में पास होता, और ये पार्लियामेंट में पास होने के बाद स्टेट का थोड़ा रेटिफिकेशन का ज़रूरत होता। जो स्टेट रेटिफिकेशन में मेन बैठक कौन रहता है? स्टेट लेजिस्लेचर का मेन पावर होता। तो ये बैठकर ये रेटिफाई करती स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बिल को, ठीक है। तो ये था पावर फंक्शन ऑफ स्टेट एज स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली एंड काउंसिल। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का क्या पावर है, फंक्शन है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या सिमिलैरिटी से क्या डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक बने रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।